कौन कहता है मैं अबला हूँ, बेचारी हूँ, मैं सशक्त हूँ, भारत की नारी हूँ। आज हम आपको एक ऐसी छवि से मिलवाना चाहते हैं, जिन्होंने बड़े ऊँचे स्तर पर आकर अपनी एक पहचान कायम की। केंद्रीय भंडारण निगम में वो स्वतंत्र डायरेक्टर के पद पर आसीन हैं और कहीं न कहीं राजनीति में महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीदी जी अनुपमा लोधी। तो दीदी जी स्वागत है आपका दीपशिखा नमस्ते न्यूज़ में। सभी को मेरा नमस्ते। दीप शिखा के जितने सभी दर्शक हैं उनको और पूरे क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। तो दीदी जी पहले हम दर्शकों को उन अनुपमा दीदी से मिलाना चाहेंगे जिनको कभी राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, कोई राजनीति की गलियों में उनका आना-जाना नहीं था। तो दीदी जी वो सफ़र कैसा था आपका, वो जीवन कैसा था? शुरुआत से लें तो राजनीति तो मेरे खून में थी। मेरे मतलब ऐसे राजनेता कोई मेरे घर में नहीं था, पर समाज सेवा में मेरे पिता थे। और जो मेरी मतलब मुझको एक जो माहौल मिला वो हमेशा लड़की होने जैसा माहौल कभी नहीं मिला। मैं 4 भाई-बहनों में मैं बहन हूँ, पर मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे एक लड़की की तरह पाला गया। तो हमेशा मुझको ये छूट दी गई कि लड़की जो भी चाहे वो कर सकती है, अगर उसको परिवार का सपोर्ट मिले तो। तो दीदी जी जो है उस समय आपके अनुभव क्या रहे कि जो है हमारे दर्शक भी जो खासकर जो महिलाएं हैं वो लोग आपके जीवन से सीख ले सकें कि उस समय आपके क्या अनुभव रहे जब आप राजनीति से दूर थीं? राजनीति से दूर तो उस समय तो पढ़ाई लिखाई चलती रही। मेरे पिता ज़रूर समाज सेवा करते थे और इतने तन मन धन से करते थे कि भले हम लोगों के लिए वो साल में कपड़े कम सिलवाएं, पर वो अपना पैसा समाज सेवा में ज़रूर लगा देते थे। तो उन्हें देख के हमें लगता था कि नहीं, हमारा ज़िंदगी में आना या इस धरती पे आना सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए। हम जिस समाज से हैं, जिस देश में हैं या जिस गांव या परिवेश में रह रहे हैं, उसके लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वह तभी हो सकता है जब आप में एक त्याग की भावना हो। त्याग अपने समय का भी होता है, अपने पैसे का भी होता है, अपने परिवार वालों को जो समय है उसमें से भी कुछ समय निकाल के दूसरों को देना पड़ता है, तभी आप समाज सेवा कर सकते हैं। तो दीदी जी उसके बाद जो आपने सफ़र शुरू किया राजनीति के क्षेत्र में और जो है आपने राजनीति में बहुत बड़ा मुकाम एक हासिल किया। तो क्या रहा उस सफ़र में? ऐसे तो पढ़ाई लिखाई के बाद शादी हो गई, फिर कुछ साल चले गए। फिर अचानक से जो समाज सेवा वाली बात थी तो कुछ कार्यक्रमों में मैं गई, तो वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि आप जैसे लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए। तो वो बात भी आई गई हो गई। फिर लगा कि नहीं, 2-4 बार और गए, फिर लोगों ने इंसिस्ट किया, मतलब दबाव डाला मुझ पे। तो फिर मैं इस क्षेत्र में उतरी और इस क्षेत्र में मुझे लोगों का भरपूर सहयोग और प्यार मिला। मैं उन सभी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बहुत आगे तक आने में, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ से राजनीति में आई थी, तो उन सबके सहयोग के लिए मैं उनको धन्यवाद भी आज दूंगी। और जब मैं राजनीति में आई तो मुझे गांव की महिलाओं की समस्याएं बहुत अंदरूनी तौर पे पता चली। बच्चों की समस्याएं, शिक्षा की समस्या, किसी अभाव या कुरीतियों की समस्या, ये सारी चीज़ें पता चली। तब मुझे लगा कि नहीं, राजनीति में जाके भी हम बहुत कुछ इन सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो दीदी जी गरोठा विधानसभा के लोगों का आप पर विश्वास है, वो लोग आपको जो है विधानसभा में लाना चाह रहे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप उनके बीच में जाएँगी? क्या कुछ आपके मुद्दे होंगे? आप किन समस्याओं पर जो है ज़्यादा बल देंगी? मैं पिछले बार भी 2017 में जब गरोठा में आई, तो ये भी अचानक से हुआ कि मैंने ये क्षेत्र क्यों चुना। तो यहीं की मैं जो मौठ तहसील है उसमें बकवां गांव की रहने वाली हूँ। तो जब मैं पहले आती थी अपने गांव में तो बड़े आराम से आती थी। हम लोग उस समय बसें नहीं थी तो पैदल झूमते झामते रात में चले आते थे। फिर कुछ समय बाद शादी के बाद एक बार आए तो मुझे बड़ी
वो दी गई हिदायत कि 4 बजे के पहले आना है, इतने लोगों को लेके आना है, एक साथ में हथियार भी लेके आना है। तो जब मैं आई तो देखा कि चारों तरफ एक भय का माहौल था। तब मुझे लगा कि ऐसा क्यों? मतलब अगर आदमी भय में रहता है तो वो स्वतंत्र रूप से, या ये कहिए वो चैन से नहीं जी सकता, शांति से नहीं जी सकता। तब मुझे लगा कि अब मुझे यही क्षेत्र चुनना है। तो लोगों ने मुझसे कहा कि अच्छे अच्छे चले गए यहाँ से, तुम तो एक औरत हो, यहाँ तुम ये सब कर पाओगे? मैंने कहा हम प्रयास करके देख लेते हैं। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। शुरू में लोग थोड़ा सा झिझके मेरे साथ आने में, पर बाद में धीरे धीरे लोग जुड़े और मुझे जो डर की लड़ाई थी, मैं आज कह सकती हूँ कि मैंने उस लड़ाई को जीता। तो दीदी जी, लोगों के सवाल हैं, अन्य पार्टियां भी थीं, आपने बीजेपी को ही क्यों चुना राजनीति के मंच के लिए? बिल्कुल, एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी परिवारवाद से नहीं रखती है ताल्लुक़, और जो किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें सभी का सम्मान होता है और सभी के लिए अवसर हैं। क्योंकि आज हम अपने प्रधानमंत्री को भी देखते हैं तो वह भी एक सामान्य परिवार से आके प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भी हैं, उनको आप देख लीजिए, वो बहुत सामान्य परिवार से आके इस ऊंचाई तक पहुँचे। तो एक ऐसी पार्टी जिसमें आप काम करते हैं और आपको उसमें सम्मान भी मिलता है, उसमें आपको आगे जाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है, इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना। किसी परिवारवाद से नहीं है, कोई इसमें दबंगाई जैसे काम नहीं होते हैं, इसलिए मुझे ये पार्टी अच्छी लगी। अच्छा, तो दीदी जी, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहेगा और किस प्रकार से जो है आप लोग जनता के बीच में पहुँचेंगे? बिल्कुल, जब हमारी पार्टी 2017 में सत्ता में आई, तब से अभी तक आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा काम तो लोगों के मन से एक डर निकाल देना था। आज लोग निडर होके कहीं भी आ जा सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर पुरुष भी 6-7 बजे के बाद कहीं गया बाजार करने और घर नहीं आता था तो महिलाएं चिंतित हो जाती थी कि पता नहीं किस, उसको क्या नाम है, गुंडों उंडों ने पीट पाट तो नहीं दिया। और बच्चियों की हालत, छात्राओं की या जो लड़कियों की हालत तो और भी ज़्यादा टेंशन में थी कि अगर बेटी घर से बाहर निकली है तो माँ बाप को टेंशन शुरू हो जाता था, कब कहाँ जा रही है, कैसे कितने बजे तक आएगी। तो आज आप देख लीजिए कि वो चीज़ नहीं रही है। आज निडर होके हम भी, कोई भी, चाहे लड़कियां हो, औरतें हों, खेती कर रहे हैं, खेतों पर रुक रहे हैं, वहाँ सो रहे हैं, कोई डर नहीं है। और दूसरी विकास की बात, आज आप देख लीजिए कि हमारी पार्टी ने महिलाओं के लिए हर ज़रूरत को समझा। अगर उनको गैस सिलेंडर देने हैं तो उनकी ज़रूरत, उस धुएं को, एक हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने समझा कि देखिए महिलाओं के लिए कितनी ज़रूरी है रसोई, उज्ज्वला योजना से बाकी बच्चियों की शादी, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, पूरे उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर देख लीजिए। सबसे ज़्यादा नौकरियां इसी वर्ष इस पूरे कार्यकाल में दी गई। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि विकास के आधार पे एक ऐसी पार्टी जो सबको लेके चलती है और चहुं और विकास करना जानती है। गरौठा क्षेत्र, गुरसराय क्षेत्र जहाँ पानी नहीं रहता था, आज आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी का हर घर नल हर घर जल, इससे किसानों के लिए जो बेतवा कैन लिंक योजना, उससे हमारे किसानों को वहाँ पानी की सुविधाएं मिल रही हैं। तो जब सब तरफ अच्छा है और सब तरफ विकास हो रहा है तो बहुत ही अच्छी वो बात है। दीदी जी, किसी रास्ते पर जाने के लिए एक मार्गदर्शक होता है, एक प्रेरणा स्रोत होता है। आप किसे अपना जो है प्रेरणा स्रोत मानते हैं? इस मामले में मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी थे, जो अब स्वर्गीय श्री शिवदयाल लोधी जी। वो जब समाज सेवा करते थे तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता था कि मतलब उन्होंने ही मुझे ये सिखाया कि अपने हिस्से का कुछ समय, कुछ पैसा, कुछ वो दूसरों को देने से जो खुशी मिलती है,
स्वार्थ में होके तो सब लोग जीते हैं, सब अपने लिए करते ही हैं, अपनी रोजी रोटी सब कमाते हैं, खाते हैं, पर उसी में से समय निकाल के दूसरों के लिए देना, ये एक बड़ी बात होती है। और ये उन्होंने मुझे सिखाया। और इसके बाद जब मेरे पति हैं वो भी यही करते हैं कि वो भी दूसरों के लिए को कैसे काम आ सकते हैं। तो मेरे जीवन में जो दो मेन पुरुष रहे उन्होंने मुझे यही सिखाया, और उन्हीं की बाकी मेरे मायके का मेरे भरपूर सपोर्ट, और मेरे ससुराल में भी मेरी जो मदर सास हैं उनका बहुत सहयोग रहा। मतलब मुझे कभी घर की चिंता नहीं रही, उन्होंने कहा कि जाओ अपना काम करो, मैं हूँ घर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि घर का सपोर्ट हो, घर की महिलाओं का सपोर्ट हो। और मेरी जो नानी थी, मतलब शायद जब मैं तो कुछ नहीं, बचपन में जब मैं पैदा हुई तो उस ज़माने में जब लड़कियों के पैदा होने पे लोग रोना धोना करते थे, उन्होंने पूरे गांव को लड्डू बांटे। तो मतलब शायद उनके मन में भी यही रहा हो कि लड़की होने से कुछ नहीं होता है, ज़रूरत है उसकी परवरिश की। दीदी जी, चुनाव का माहौल जो होता है, जो प्रचार बाहर तक होता है, गेट के बाहर तक, आपका प्रचार कैसा रहेगा क्षेत्र में? नहीं, मेरा प्रचार तो घर के अंदर तक रहेगा, बिल्कुल महिलाओं के साथ बैठ के, उनके साथ बातें करके, और वो अपनी समस्या एक महिला होने के नाते मुझे बड़ी आसानी से बता पाएंगी। इसलिए मेरा प्रचार घर के अंदर महिलाओं बहनों के साथ, भाभीयों के साथ, अपनी दादा नानी दादियों के साथ, सबके साथ रहेगा। और बाहर का तो रहेगा ही उनके साथ जो है। अंतिम प्रश्न ये रहेगा ये कि जब भी किसान की अगर बात होती है तो हमेशा पुरुष को ही चुना जाता है, जबकि असलियत स्थिति ये है कि उसी खेत पर महिला किसान के बराबर काम करती है। अगर पुरुष किसान काम करता है तो वहाँ पर महिला भी काम करती है। और ऐसा सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं का विशेषकर योगदान है, जहाँ उन्हें रत्ती भर सिरे नहीं दिया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो मेरा ये मानना है कि महिला और पुरुष गाड़ी के दो पहिए हैं, तो हर काम में उनकी सहभागिता है और बराबरी भी है। मुझे तो लगता है कि महिलाएं खेती का काम पुरुषों से ज़्यादा करती हैं, बस श्रेय उन्हें भले ही कम मिलता हो, पर वो एक तरह से काम ज़्यादा करती हैं। चारा लाना, जब वो बुआई जुआई होती है तब भी वो सारा काम करती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी क्षेत्र में आज महिला और पुरुष मिलके काम करते हैं तो श्रेय भी दोनों को दिया जाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि जो किसान के नाम पे सिर्फ दिमाग में एक छवि आती है, वो महिला किसान की छवि भी आगे चल के लोगों के दिमाग में रहे। और यही एक उद्देश्य भी होगा कि महिलाओं को उनका सम्मान और अधिकार मिले। तो दीदी जी, जैसे अगर आप चुनी जाती हैं जनता के द्वारा, आप विधायिका के पद पर आसीन होती हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? यहाँ के दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो है पानी, और दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो है शिक्षा। तो मैं सबसे पहले इन्हीं दोनों मुद्दों पे ध्यान अपना रखूँगी कि गुरसराय गरोठा क्षेत्र में जो पानी की कमी है वह दूर हो, जिससे हमारे किसानों को लाभ मिले। और शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, परिवार का भविष्य हैं, समाज का भविष्य हैं, तो उनको एकदम अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में भी प्राप्त हो, ये मेरा काम रहेगा। इन दो मुद्दों पे मैं सबसे पहले काम करूँगी। बाकी मैं सारे जो और मुद्दे हैं सब पे करूँगी, पर इन दो मुद्दों पे विशेषकर काम करूँगी। तो ये थी हमारे साथ अनुपमा दीदी जी। आपने जाना क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी विचारधारा है। कैमरामैन भारत नामदेव के साथ दीपशिखा न्यूज़ के लिए मैं मनोज कुमार निराला। विधानसभा चुनाव के सभी उम्मीदवारों को मेरा सलाम, नमस्ते। भारत नामदेव नाम है हमारा। विधानसभा चुनाव की हर खबर, हर जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हम हर गांव जा रहे हैं। हर गांव तक पहुंचेंगे, हर बूथ तक पहुंचेंगे, लोगों का रुझान भी बताएंगे, प्रत्याशियों का हाल भी। झांसी का एक सबसे छोटी उम्र का पत्रकार आपके बीच आ रहा है, जिसके सवालों से घबराते हैं नेता। जुनून है बस उसे सच दिखाने का, अपने हुनर को आजमाने का। तैयार रहिए, आपके बीच मैं आ रहा हूँ। सुनाएंगे, बैठेंगे, बतियाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
बहुत जल्द हाजिर होंगे विधानसभा चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर।